हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनर्स क्लासेस। तो हमने 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के 2 पाठों को पूरा पढ़ लिया है। आज हम क्या करेंगे, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ना जो पेपर में आ सकते हैं या जो अभ्यास जो दिया होता है किताबों में, उसको हम जो है आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कस क्यों करेंगे? क्योंकि अब आप देखो, मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि आप लोग पढ़ तो लेते, सारा पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जब तक हम उससे संबंधित प्रश्न नहीं देखेंगे, जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं देखेंगे और उनमें कौन कौन से पॉइंट जो है आएंगे, हम अगर उन्हें नहीं समझेंगे या एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख के, तो शायद हम जो है वो चीज़ें भूल जाएं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब भी हम प्रश्न करते हैं ना, या जो भी हम प्रश्नों को जो है देखते हैं और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं सब लिखते हैं, तो क्या होता है कभी कभी कुछ जो चीज़ें हैं पाठ पढ़ते समय जो है हम लोग छोड़ देते हैं या उसको जो है सही से बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे प्रश्न जब उत्तर लिखते हैं तब हम जो है नए नए पॉइंट्स जो है उसमें ऐड करते हैं। इसीलिए आज हम लोग जो है प्रश्न उत्तर देखेंगे। यहाँ पे ये कुछ प्रश्न हैं जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट वाले प्रश्न हैं मैं सिर्फ आपको वही कराऊंगी जिनके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक बार देख लेते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, ये पहला प्रश्न है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आघातों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं? तो ये जो पहला प्रश्न है, ये वाला मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि खेती में जो हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ें जो हैं हम कृषि कार्य करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको जो है वो उद्योगों में जो है विनिर्मित किया जाता है? क्या आप इससे सहमत हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो है आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप लिखेंगे हाँ, हम सहमत हैं कि जो कृषि के लिए जो आघातों की आवश्यकता होती है उसे जो है विनिर्मित जो है किया जाता है। अच्छा, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसे विनिर्मित किया जाता है? वो होता है, पहला हो गया जैसे आपके रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक, नलकूप, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है कृषि करने में, यानी खेती करने में इन सब चीज़ों की जो है आवश्यकता पड़ती है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये कहाँ बनती हैं? ये बनती हैं, आप वृत्तीय क्षेत्र देखें तो वहाँ पर जो है ये सारी जो चीज़ें हैं बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उपकरण या जो भी चीज़ें जिनकी आवश्यकता खेती में होती है, कृषि कार्य करने के लिए होती है, उसको जो है उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। इसका मतलब ये है, आप एंड में एक लाइन लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है और जो द्वितीय क्षेत्र है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि परस्पर संबंध है दोनों में। या इस परस्पर संबंध का मतलब हो गया कि अगर जैसे मान के चले खेती के काम के लिए जो है नलकूपों की आवश्यकता होती है, यानी कि ज्यादा आवश्यकता है, तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र में इसकी मांग बढ़ेगी तो द्वितीय क्षेत्र में उसका जो उत्पादन है वो भी उतना बढ़ेगा, यानी कि एक की मांग दूसरे के उत्पादन पर जो है आधारित है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। यदि एक क्षेत्र तरक्की करेगा तो दूसरा क्षेत्र भी तरक्की करेगा। तरक्की कैसे करेगा? यदि सेम उदाहरण ले लेते हैं यही वाला, कि यदि नलकूपों की आवश्यकता ज़्यादा है, कीटनाशक, रासायनिक पदार्थ, इन सब की आवश्यकता ज़्यादा है, तो जब ये मांग उठेगी तो द्वितीय क्षेत्र में आएगी। द्वितीय क्षेत्र में उस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा मांग होगी उतना ही उत्पादन ज़्यादा होगा। और जब द्वितीय क्षेत्र में इसका उत्पादन होगा तो फिर जब कृषि के लिए हम उन चीज़ों को खरीदेंगे तो उससे हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिखनी पड़ेगी। और आप इसमें एक बात जरूर लिखिए जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक जो है वो आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। यदि एक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरे क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ेगा, यानी कि अगर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी तो दूसरे क्षेत्र में भी जो है बढ़ोतरी होगी। ये हमने जो है प्रश्न नंबर 2 जो है देखा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब आप देखो कि आपको लिखना कैसे है वो
आप जब एक बार राइटिंग स्किल्स करोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर समझा सकती हूँ, मैं सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर जो है नहीं लिख सकती, क्योंकि हर एक के उत्तर लिखने का तरीका अलग होता है। इसलिए जो मैं आपको समझा रही हूँ और जिसमें कह रही हूँ कि आप ये वाला पॉइंट ज़रूर डालिए, तो प्लीज़ वो ज़रूर डालिए। उससे जो आप उत्तर लिखते हैं ना, उसकी गुणवत्ता जो है बढ़ जाती है। तो जो सामने वाला चेक करने वाला एग्जामिनर होता है, तो उसको समझ में आता है कि बच्चे को पाठ अच्छे से समझ में आया है। अगला प्रश्न देखिए, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद करी? पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की या करी? यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो बिजली है, बिजली जब, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पालमपुर गांव में, हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर बिजली है, और वहाँ पाठ में ही दे रखा है कि पालमपुर गांव में जो है बिजली आती है। तो जो ये बिजली आई, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे जो है किसानों को किस तरीके से मदद मिली, यानी कि अब यहाँ पे आपको जो है पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और पॉइंट्स लिखने का तरीका क्या होता है, एक तो आप बात ध्यान रखिए, आप जब 9वीं कक्षा में आए हैं, लिखने के तरीके में क्या करना चाहिए आपको पॉइंट्स में लिखना चाहिए। पॉइंट्स में आप कैसे लिखेंगे, जैसे मान के चलिए इसी प्रश्न को ले लेते हैं, तो आप जो है उसको एक पैराग्राफ फॉर्म में जो है नहीं लिखेंगे। मतलब एक क्या होता है कि जैसे ही हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ऐसे, जैसे ये प्रश्न जो है आपके पॉइंट्स में दे रखे, तो आपको समझ में आ रहे हैं कि ना प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 10 है, तो आपको अलग अलग प्रश्न दिख रहे हैं। उसी तरीके से जब आप उत्तर लिखेंगे, तो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। क्या होता है कि जो बच्चे हैं क्या करते हैं, उत्तर लिखना शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं ताकि जो हमें कलर लेने होते हैं उससे थोड़ी आसानी हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं। उत्तर कैसे लिखते हैं, पालमपुर गांव में बिजली आने से, मतलब ऐसे करके ना लिखना शुरू कर देते हैं, और बिजली आने से पूरा लिख के पूरा करते करते वो लाइनों में लिखते हैं। फिर यहाँ से एक लाइन आ गई, फिर उसी के साथ में दूसरी लाइन, फिर पूर्ण विराम लगाया, फिर तीसरी लाइन। तो ऐसे क्या होता है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। पैराग्राफ फॉर्म में आपको जो है अब उत्तर नहीं लिखने। आप उत्तर लिखेंगे कैसे, आपने यहाँ लिखा उत्तर, और जो भी प्रश्न है उसकी जो लाइन होती है ना, प्रश्न में जैसे लाइन होती है, एक देख लेते हैं एक बार और। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद करी। अब आप लिखेंगे पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार ने या तो आप विभिन्न लिख लीजिए या आप निम्न लिख लीजिए, दोनों का मतलब वही है। प्रसार ने विभिन्न तरीकों से मैं आपको लिखने का एक तरीका बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिखना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था कि जो वो आगात है उसमें जो है वो उसको विनिर्मित किया जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में जो है आप उसको लिखेंगे। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किन किन तरीकों से मदद करी, तो आपको उसका उत्तर जो है, मैं फिर बता रही हूँ, प्लीज़ पैराग्राफ वाली फॉर्म में मत देना, थोड़ा सा अजीब लगता है। साफ तरीके से लिखेंगे और सही तरीके से लिखेंगे तो आपको जो टीचर है उसको भी समझने में आसानी होगी। प्रसार ने विभिन्न तरीकों से किसानों की मदद करी। किसानों की मदद करी।
यहाँ पे ऐसे डाल के आप यहाँ से क भाग या फर्स्ट पॉइंट जो भी आप जैसे आपको लिखना पसंद है, अगर आप क लिखना चाहते हैं 1 लिख के, फिर आप यहाँ पे जो है लिखना शुरू करेंगे। समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है? जैसे पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार ने कैसे मदद करी, क्या क्या हुआ? सबसे पहली बात, सिंचाई का तरीका आसान बना दिया। बिजली के प्रसार ने सिंचाई को और आसान बना दिया। उत्तर इसी तरीके से लिखना है, सिंचाई को और आसान बना दिया। ये सिंचाई को आसान बना दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, अब जब मैंने उत्तर लिखा है, पहले मैंने जो बात क्वेश्चन में पूछी गई है उसी से संबंधित जो लाइन है यहाँ लिखी, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में उत्तर देने शुरू करे। तो इसी तरीके से जो है आप जो है लिखेंगे। तो आ जाते हैं, अब डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ों को। तो इस वाले प्रश्न पर थे हम, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद करी। सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी कि सिंचाई के तरीकों को आसान कर दिया। सिंचाई के तरीकों को आसान तो कर दिया, और इसके अलावा क्या हुआ कि जो कृषि कार्य में, जो भी खेती बाड़ी में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे नलकूप वगैरह है, जो सरकारी नलकूपों के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे काटने के लिए वो जो मशीन आती है वो भी किससे चलती है? बिजली से चलती है। तो कह सकते हैं कि बिजली के आने से, बिजली के प्रसार से जो है कृषि कार्य जो है वो बहुत ही आसान हो गया। और साथ साथ हम ये लिख सकते हैं कि बिजली के प्रसार से पानी को खींचना, क्योंकि सिंचाई करने के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। तो पहले जो किसान थे वो क्या करते थे कि वो राहत बोट वाला जो आपने सुना होगा कि कुएं से पानी खींचते थे, फिर पानी डालते थे, फिर वो सिंचाई करते थे। लेकिन बिजली के प्रसार से बिजली के प्रसार से क्या हुआ कि जो कुएं से पानी है वो पंप वगैरह लगा के वो पानी को खींचना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो ये 3 बातें जो है हम लिख सकते हैं। पहली बात क्या होगी? सिंचाई को आसान बनाया। उपकरण जो कृषि कार्य के लिए उपकरणों का इस्तेमाल होता था वो जो है बिजली से चलते थे, इसीलिए बिजली के आने से जो है वो उपकरणों को इस्तेमाल करने में आसानी हुई। तीसरी चीज़ हम क्या लिख सकते हैं कि कुएं से पानी खींचने की जो प्रक्रिया है, जो भी वो काम होता है, उसमें जो है उनको मदद मिली। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे और 3 पॉइंट ही आप लिखेंगे, क्योंकि ये 2-3 नंबर में ही आते हैं। 1-1 पॉइंट आप लिखेंगे, 1-1 पॉइंट में आपको नंबर जो है मिल जाएंगे। अगला प्रश्न जो है इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? अब जो सिंचाई के क्षेत्र है उसको बढ़ाना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो क्या होता है, अगर सिंचाई अच्छी हुई, सिंचित क्षेत्र जो है उनको बढ़ाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हम उनको बढ़ाएंगे तो उससे जो है हमारी उत्पादन जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम इससे जो है उत्पादन बढ़ता है। और दूसरी बात, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत सालों से जो है कोई ज़मीन का टुकड़ा बहुत सालों से सूखा पड़ा है, वो बंजर ज़मीन है। तो अगर हम सिंचाई के द्वारा जो है अगर हम उसको सही जो है कर सकते हैं, और सही करने से क्या होगा कि वो जो सूखी पड़ी हुई ज़मीन है उस पर भी हम उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे कहा गया है कि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। तो 2 कारण आप लिख सकते हैं इससे। एक तो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, दूसरी चीज़ ये लिख सकते हैं कि जो बंजर ज़मीन है उस पर भी जो है हम खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, उस पर भी हम उत्पादन कर सकते हैं। ये प्रश्न 5 जो है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सारणी बनानी है 450 परिवारों की जो भूमि का वितरण है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आते।
प्रश्न नंबर 6 जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और उसका जो रीजन है 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? कहने का मतलब ये है कि जो पालमपुर में जो मजदूरी जो है, यानी कि मजदूरी जो दी जाती है श्रमिकों को, वो न्यूनतम का मतलब होता है, एक हम लोगों ने ना लेवल डिसाइड कर रखा होता है कि आप जो है इतने घंटे काम करेंगे तो आपको जो है इतना पैसा मिलेगा। जैसे मान के चलते हैं, अगर न्यूनतम मजदूरी में से मान चलते हैं कि अगर एक इंसान, एक मजदूर जो है काम कर रहा है तो उसको जो है 100 रुपये दिन के मिलेंगे। क्या होगा? उसको जो है 100 रुपये दिन के मिलेंगे। लेकिन पालमपुर गांव में क्या होता है, ये निर्धारित होता है पहले से कि अगर आप 6 घंटे के लिए काम कर रहे हो तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन पालमपुर गांव में क्या है, जो ये मजदूरी जो आप मिलती है वहाँ पे लोगों को, वो मिलती है या तो 80 या 60, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ये हम लोगों ने ना एक एजम्पशन, मतलब अपने मन में एक धारणा बना ली है कि ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ऐसे क्या कारण है, कम क्यों है? क्यों का मतलब यहाँ पे जो है आपसे कारण पूछा गया है कि जो मजदूरी दर है वो बाकी गाँव से, या जो भी सरकार ने जो दरें जो निर्धारित की गई हैं मजदूरों के लिए कि अगर वो इतना घंटा काम करते हैं तो आपको इतने पैसे उनको देने हैं, वो कम क्यों है? तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण जो हम मान के चलते हैं ये कि गाँव में जो खेतीहर श्रमिक है ना, इनकी जो संख्या है ज़्यादा है। तो पहला जो आप पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पालमपुर गांव में खेतीहर श्रमिकों की संख्या जो है अधिक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। जब संख्या जो है अधिक होगी तो उसमें जो स्पर्धा है, कंपटीशन, मतलब जो प्रतिस्पर्धा है लोगों के बीच में जो है कि किस मजदूर को कितना काम मिलता है, कितने दिनों का काम मिलता है, तो ये प्रतिस्पर्धा जो है उनके बीच में बनी रहती है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा आपके लिए कि पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि संख्या जो है, मजदूरों की संख्या जो है, श्रमिकों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। दूसरा, जो श्रमिकों के बीच में है ना प्रतिस्पर्धा जो है बहुत ज़्यादा है। ये आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा क्या होगा, हम तीसरा कारण जो है ये लिख सकते हैं कि पालमपुर गांव में जो प्रतिस्पर्धा में, जब आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आप इस चीज़ को जो है थोड़ा सा बताएंगे। प्रतिस्पर्धा क्यों है? क्योंकि जो लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है लोग कम वेतन पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जो दैनिक उनके खर्चे होते हैं उनको। तीसरी चीज़ आप ये लिखेंगे कि हो सकता है पालमपुर गाँव में न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम होता है ना, मतलब वो होता है ना जिसमें आपको सरकार जो है बताती है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो व्यक्ति है या जो श्रमिक है जो काम कर रहा है उसको कितने पैसे देने हैं, क्या पता वो लागू ना हुई हो। इसलिए ये एक कारण भी हो सकता है कि लोगों को जो है वो इससे अवगति नहीं है, मतलब इससे परिचित ही नहीं है कि अगर मैं इतना घंटा काम करूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो आप तीसरा कारण क्या लिखेंगे? आप तीसरा कारण ये लिखेंगे कि गांव में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है लोग उससे परिचित नहीं है, उससे परिचित ना होने के कारण इसीलिए जो भी उन्हें मजदूरी दी जाती है वो उसी को जो है एक्सेप्ट, मतलब कि उसी को रख लेते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट हो गए। पहला, श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा बहुत है। तीसरा, न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को जो है पता ही नहीं है कि वो कितना घंटा जो है काम करके उनको कितने पैसे मिलेंगे। इसलिए उनको जो भी जो है पैसे दिए जाते हैं बड़े किसानों द्वारा या व्यापारी द्वारा, तो वो उसको रख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के साथ ये प्रश्न जो है डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, अब हम लोगों ने खेतीहर श्रमिकों को के बारे में पढ़ लिया कि उसमें न्यूनतम मजदूरी जो है, जो मजदूरी से जो है कम क्यों है, जो उनकी मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है।
ये वाला प्रश्न 7 जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न 8 जो है उसका तरीका अलग भी हो सकता है, या इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके, यानी कि आपसे अप्रत्यक्ष रूप से यही पूछ रहे हैं कि अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है और अगर आपको उसमें उत्पादन बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार हरित क्रांति में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था, आपको बिल्कुल वही जो है यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। पहला, आप क्या कर सकते हैं, अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उत्पादन बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो आप लिखने का तरीका कैसे होगा, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कई अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके, फिर आप सेमीकोलन डाल के जो भी है आपका पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना, क्योंकि जब हम अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जिसमें जो है उत्पादन ज़्यादा होता है, ऐसे बीज जो है बाज़ार में मिलते हैं, तो अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। पहला पॉइंट हो गया आपके अच्छे बीज का। दूसरा हो सकता है आप बहुविधि फसल प्रणाली, यानी कि एक ही खेती पर अलग अलग तरीके की फसल करना, तो इससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। 2 हो गए। तीसरा हो सकता है अगर आप रासायनिक उर्वरक और ये सब कीटनाशकों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो भी जो कहते हैं ना कि फसल में जो है कीड़ा लग गया तो फसल बर्बाद हो गई, तो उससे भी जो है फसल बच सकती है और उत्पादन अच्छा हो सकता है। लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि सिंचाई के जो है आधुनिक तरीकों को भी अपनाकर, परंपरागत तरीकों की जगह आधुनिक तरीकों को अगर हम अपनाएंगे तो भी हम जो है भूमि पर जो है अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये 4 चीज़ें आप पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। ये उदाहरणों के सहित लिखेंगे तो आप बता सकते हैं बहुविध फसल प्रणाली का जैसे आपको देना है कि एक बार हमने गेहूं उगाया, दूसरी बार हमने बाजरा उगा लिया, तो ये उदाहरण आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और सिंचाई के तरीके ये हो सकता है, आप वहाँ पे क्या उदाहरण देंगे कि परंपरागत तरीकों की जगह अगर हम आधुनिक तरीके अपनाएं, नलकूपों का इस्तेमाल करें, तो उससे जो है हमारी सिंचाई अच्छी होगी तो फसल जो है अच्छी होगी, तो उत्पादन भी उससे बढ़ेगा। ऐसे जो है आपको उदाहरण लिखने हैं, तो आप जो है इनका इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न 9 जो है ये नहीं आता है। प्रश्न 10 जो है ये इम्पोर्टेंट है। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। कहने का मतलब है जो बड़े किसान हैं वो पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं और जो छोटे किसान हैं वो इनसे कैसे भिन्न है। मतलब जो छोटे, यहाँ पर जो मेन बात की गई है वो पूंजी के बारे में बात की गई है कि जो बड़े किसान हैं उनको जो है पूंजी कैसे प्राप्त होती है और छोटे किसानों को पूंजी कैसे प्राप्त होती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत होती है, तो बात मैं आपको बता देती हूँ, सीधी सी है कि यहाँ पे जो पूंजी है वो कैसे प्राप्त हो रही है, सिर्फ उसके बारे में बात हो रही है। और 2 किसानों के बारे में, एक तो मझोले और बड़े किसान और दूसरी आपके छोटे किसान। तो अगर हम मझोले और बड़े किसानों को देखें तो उनको पूंजी कैसे प्राप्त होती है। पहला तरीका क्या हो सकता है, उनकी जो वर्षों से जो उन्होंने बचत करके रखी होती है वो जो पूंजी है वो जो है अपने उपकरणों को या जो खेती से संबंधित जितनी भी चीज़ें उनको खरीदने में जो है इस्तेमाल जो है वो करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये बड़े किसान है, यानी कि बड़े किसान का मतलब इनके पास जो खेती के उपकरण हैं वो सारे होंगे। दूसरी चीज़, इनके पास ज़मीन जो है, ज़मीन का टुकड़ा जो है वो ज़्यादा होगा छोटे किसानों की तुलना में। तो ये क्या करते हैं, इनके पास बचत भी है। साथ ही साथ जो ये बड़े किसान हैं ये अपनी जो उत्पादन जो ये लोग करते हैं, उत्पादन का अधिकांश भाग जो है ये बाजार में बेचते हैं। अधिकांश को ना, ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है ये बाजार में बेचते हैं और जैसे ही ये बाजार में बेचते हैं तो उनसे इनको लाभ होता है, उनको पूंजी प्राप्त होती है, पैसे मिलते हैं। और इनका जो उपभोग करने का मतलब जो अपने उपभोग के लिए चीज़ें जो हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पास पहले से ही सारी आवश्यकताएं हम मान के चलते हैं कि पूरी होती हैं, मतलब सारी चीज़ें जो है इनके पास होती हैं। तो ये 2 तरीके हैं। पहला, या तो जो मझोले और बड़े किसान हैं वो अपने वर्षों की जो पूंजी है उसको इस्तेमाल करते हैं,
और ये अधिकांश भाग जो है, क्योंकि वो पूछे पूंजी कैसे प्राप्त होती है, या तो वो बचत के द्वारा उनको प्राप्त होती होगी, या ये अधिकांश जो भाग है वो जो है बाजार में बेचते हैं, जिससे जो है उत्पादन जो है मतलब जिससे जो है उनको लाभ जो है प्राप्त होता है। वहीं अगर छोटे किसानों को देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटे किसान होते हैं ये जो कृषि करते हैं उसे निर्वाह कृषि बोलते हैं, मतलब ये इस तरीके की कृषि करते हैं जिससे से भी अपना गुजारा करते हैं। यानी कि इनका अधिकांश भाग जो भी इन्होंने उत्पादन किया होता है जिस भी चीज़ का, चाहे वो गेहूं का हो, बाजरे का हो, मक्का हो, चावल हो, कुछ भी हो, वो जो है अधिकांश भाग जो है ये बाजार में बेचते हैं और ये अपने उपभोग के लिए, यानी कि ये खुद इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस्तेमाल करने के बाद अगर उनके पास कुछ शेष भाग जो रह जाता है फिर वो उसको बाजार में बेचते हैं। तो क्या होता है कि जो छोटे किसान हैं जब वो कम चीज़ों को, आप जब कम चीज़ें बेचेंगे तो आपको लाभ जो है, जो पैसे जो है वो कम मिलेंगे। तो क्या होता है, इनके पास जो पूंजी है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम भाग जो है बाजार में बेचते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे हमने पाठ में पढ़ा था कि जो छोटे किसान हैं वो पूंजी के लिए किस पर निर्भर होते हैं? बड़े किसान के लिए, क्योंकि इनके पास इतनी, छोटे किसान के पास इतनी पूंजी इनको नहीं मिलती है जिससे वो अगली बार की जो है खेती कर पाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये छोटे किसान जो हैं बड़े किसानों से और मझोले किसानों से जो है ऋण लेते हैं, ऋण उधार लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं, है ना। और उधार लेने के चक्कर में क्या होता है, ये ब्याज दरें क्या होती हैं, मैंने आपको पहले बताया, इनकी ब्याज दरें जो होती है सबसे ज्यादा होती हैं। एक पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि मझोले और बड़े किसानों नहीं, ये वाला पॉइंट ही मैंने डिस्कस कर लिया है कि या तो उनको अपने जो वर्षों की बचत है उनसे प्राप्त होती है, या फिर और ये अधिकांश भाग जो है बाजार में बेचते हैं। जबकि छोटे किसान जो है अपना अधिकांश भाग उत्पादन का जो है अपने उपभोग के लिए, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखते हैं, और बचे हुए शेष भाग को वो बाजार में बेचते हैं, जिससे उनको जो लाभ है, जो पूंजी है, वो बहुत ही कम मिलती है। इसीलिए उनके पास अगली बार खेती करने के लिए जो है वो इतने पैसे नहीं होते। इसलिए जो छोटे किसान हैं वो मझोले और बड़े किसानों से जो है ऋण लेते हैं और जिसकी ब्याज दरें सबसे ज़्यादा होती हैं। आप इस तरीके से इस प्रश्न को, उसका उत्तर जो है आप लिखेंगे। अगला प्रश्न जो है ये पेपर में नहीं आता है, मतलब इसका से कोई वो नहीं है। आपके क्षेत्र में कौन से गैर उत्पादन कार्य, ये आपके नहीं आता। प्रश्न जो 14 है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक नया है और थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि यहाँ आपसे जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है सुझाव मांग रहा है। गांव में और अधिक गैर कृषि क्रियाएं प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब हमने जब पालमपुर गांव की जो कहानी पढ़ी थी तो उसमें हमने गैर कृषि जो कार्य है ना, वो कौन कौन से थे? 3 थे। पहला था आपका परिवहन, दूसरा डेयरी, तीसरा आपकी दुकानदारी। तो यानी कि अगर आपको इन 3 चीज़ों को या इसके अलावा अगर कोई और चीज़ जो है विनिर्माण के लिए हम देख सकते हैं, या कोई भी छोटी मोटी दुकानदारी है या डेयरी है या परिवहन है, अगर हमें इन्हीं को और बढ़ाना है या इसके अलावा कोई और जो गैर कृषि कार्य अगर हमें उन्हें बढ़ाना है तो हम उनके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, यानी कि क्या किन तरीकों से जो है हम गैर कृषि कार्य जो है उनको जो है बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए आया है या अगर बढ़ाने के लिए, दोनों में आप चीजें जो है कुछ पॉइंट्स जो है आप सेम लिख सकते हैं। पहला लिखने का तरीका फिर से वही कि गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए विभिन्न तरीकों को हम अपना सकते हैं या विभिन्न सुझाव कुछ इस प्रकार है। पहला क्या हो सकता है? सरकारी सहायता। अगर कोई भी गैर कृषि कार्य है,
सबसे पहले तो हम लोग सरकारी सहायता पर जाते हैं। अगर सरकार जो है सहायता करती है तो बहुत अच्छी बात है, वो कुछ ऐसे कार्यक्रम चला सकती है या कुछ ऐसी नीतियां बना सकती है जिससे जो गांव में जो गैर कृषि जो कार्य हैं हम उनको जो है हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए सरकारी सहायता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जो सरकार है, आप लिखेंगे जो सरकार है वो क्या कर सकती है, आपको ऋण उपलब्ध करा सकती है, यानी कि वो आपको ऋण दे सकती है कम ब्याज दरों में, जिससे कि जो लोग हैं वो बैंकों से जाके जो है जो ग्रामीण बैंक होते हैं अगर वो जो है ऋण उपलब्ध कराए सरकार के कहने पे, तो क्या होगा, अगर ऋण उपलब्ध होगा तो लोग जो है अपना काम, जैसे एक दुकान खोल ली, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो अगर वो बैंक से पैसा लेगा, उससे ऋण ले लेगा और सस्ती दरों पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दरें रखनी है, सस्ती दरों पे या कम दरों पर जो है सरकार जो है ऋण उपलब्ध कराए, तो उससे भी जो है गैर कृषि कार्य जो है वो प्रारंभ किए जा सकते हैं, उन्हें बढ़ाया जा सकता है। तीसरी चीज़ क्या है, प्रशिक्षण देना। गांव में ज़्यादातर लोग, मैंने बताया कि खेती से संबंध कार्य करते हैं, तो अगर हम ऐसे जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं या जिनके पास कुछ काम नहीं, अगर हम उन्हें खेती के अलावा भी कोई दूसरा प्रशिक्षण अगर दें या गैर कृषि कार्य से संबंधित ही प्रशिक्षण दें, तो क्या होगा, वो अपना जो काम है वो किसी भी दुकान को या डेयरी वगैरह को इन सबको जो है खोल सकता है, जिससे कि गैर कृषि जो कार्य हैं वो बढ़ जाएंगे गांव में और उत्पादन भी उससे बढ़ेगा। ये योगदान ये अप्रत्यक्ष रूप से भी जो है योगदान देगा किसमें, जो मतलब जो विकास होता है या जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसमें भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमें फायदा देता है। चौथी और लास्ट चीज क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने निकट में जो बाजार है और गांव है, यदि हम उन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने का मतलब ये होता है कि जो भी उत्पादन है, जो भी ऐसे कार्य जो है हो रहे हैं, अगर हम उनको बाजारों में जाके उस उत्पादन को बेचें, बाजार जितना ज़्यादा पास होगा तो उतनी चीज़ें बेचने में जो है आसानी होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि परिवहन की जो साधन है, जो कि हम कह रहे थे कि पालमपुर में जो परिवहन जो क्षेत्र है वो उभरता हुआ क्षेत्र है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे वो काम भी जो है उसमें लगा, यानी कि उसको भी जो है एक अवसर मिला और उसने जो है वो काम किया। तो इन सब तरीकों से जो है हम कह सकते हैं कि गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और उन्हें हम बढ़ा भी सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट है। पहला सरकारी सहायता, दूसरा ऋण लेना, तीसरा आप प्रशिक्षण दे सकते हैं, चौथा आप बाजारों को जो है गांव से जोड़ सकते हैं। तो ये अभी पार्ट 1 का हुआ है, अभी हम पार्ट 2 का करेंगे। तो अब हम लोग जो है पार्ट 2 को जो है उसके प्रश्न उत्तर जो है एक बार देखेंगे। जिस तरीके से आपने पार्ट 1 के प्रश्न को देखा, मैंने आपको समझाया कि आपको कौन कौन से जो है पॉइंट्स जो है आपको लिखने हैं और कैसे लिखने हैं, उसी तरीके से अब हम पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में पहला प्रश्न जो है वो है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। संसाधन के रूप में लोगों से जो है आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ आपसे जो है सीधे तौर पर जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी परिभाषा पूछी जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे कि संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय कार्यशील लोग से है, यानी कि जो लोग कार्य कर रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि हमारे संसाधन है। तो आप इसकी एक सीधी सी परिभाषा लिखेंगे कि संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय कार्यशील लोगों से है। बस इतना लिखने के बाद आप ये लिखेंगे, और ये सकल घरेलू उत्पाद जो है बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जिस देश में जितने व्यक्ति जो है काम करते हैं तो उससे उत्पादन उतना ही अधिक जो है बढ़ता है, क्योंकि जो मानव है वो एक संसाधन का जो है रूप है और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ संसाधन जो है माना गया है। इसलिए आप इसकी परिभाषा इतनी सही लिखेंगे कि संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय कार्यशील लोगों से है और ये सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। ये 1 नंबर में आएगा। 1 नंबर के लिए इतनी सी जो परिभाषा है वो बहुत है। दूसरा प्रश्न हम देखें, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, यानी कि यहाँ पे आपसे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे से मानव संसाधन की जो है क्या पूछी जा रही है, विशेषताएं पूछी जा रही हैं।
तो आप लिख सकते हैं कि मानव संसाधन को जो है सर्वश्रेष्ठ संसाधन जो है माना गया है। क्यों? क्योंकि मानव ही एक ऐसा संसाधन है जो बाकी संसाधनों का उपयोग करता है। अगर मानव संसाधन ही नहीं है तो बाकी सारे संसाधन जो है उनका उपयोग वो संसाधन के रूप में इस्तेमाल कब होते हैं? जब हम लोग जो है उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो मानव संसाधन जो है उसको सर्वश्रेष्ठ संसाधन कहा गया है, क्योंकि मानव संसाधन ही जो है वो भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करता है। इसके बिना ये संसाधन जो है अस्तित्व में आ ही नहीं सकते हैं। तो आप ये सब लिखेंगे और आप लास्ट में ये लिखेंगे, इसीलिए मानव संसाधन को सर्वश्रेष्ठ संसाधन जो है कहा गया है। फिर से बता देती हूँ लिखने का तरीका। आप ये लिखेंगे मानव संसाधन जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ संसाधन है और ये भूमि और भौतिक पूंजी से अन्य संसाधनों से इसीलिए भिन्न है क्योंकि मानव ही जो है वो अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करके उनको अस्तित्व में लाता है। इसके यदि मानव ही नहीं होगा तो अन्य संसाधनों का इस्तेमाल नहीं होगा। इतना ही आपको बस लिखना है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तीसरा प्रश्न, ये सारे जो प्रश्न हैं थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, आपको प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न आएंगे तो मैं वहाँ पे स्टार बना दूंगी, जो आ रखे हैं, जो 2020-19 में भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? यानी कि शिक्षा जो है वो किस तरीके से जो है मदद करती है मानव पूंजी के निर्माण में। हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि अगर मानव पूंजी का निर्माण होता है तो उसमें 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो यहाँ पे पहली चीज़ शिक्षा के बारे में पूछी गई, यानी कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो कैसे जो है योगदान देता है या मानव पूंजी का निर्माण उससे कैसे होता है शिक्षा से। पहला, यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में जो है वृद्धि करता है। यानी कि यदि व्यक्ति शिक्षित है या लोगों, अगर हम अपना निवेश शिक्षा में करेंगे तो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, इससे जो है देश की आय जो है बढ़ेगी। दूसरा, जो लोगों की कार्य क्षमता है वो भी इससे बढ़ेगी, तो यानी कि यह प्रशासन की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। तीसरी चीज, ये कुशलता, कार्य कुशलता। देखो वही एक एग्जाम्पल मेरे को याद आया कि एक जो व्यक्ति है वो अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है, तो कौन किसमें जो है, देखो क्षमता दोनों में ही बराबर है, लेकिन कुशलता जो स्किल्स हैं वो किसके ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल होंगे? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसको जो है अलग अलग वो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके जो है अलग अलग तरीकों से उत्पादन कर सकता है, जो है अपने आप को जो है अपना विकास कर सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये श्रमिकों की या किसी व्यक्ति की कार्य कुशलता को बढ़ाने में भी मदद करती है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसको जो है उसका जो फल है, आप शिक्षा पाते हैं तो आपको रिजल्ट कब मिलता है, उसका परिणाम कब मिलता है? जब आप एक नौकरी करते हैं और अच्छा वेतन कमाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, ये 4th पॉइंट है, मैं कह सकते हैं कि जो मानव पूंजी में शिक्षा की भूमिका क्या हो सकती है कि ये जो है वेतन और अच्छी नौकरी के रूप में आपको फल देता है। 5वां पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि यदि शिक्षा में हम निवेश कर रहे हैं तो मानव पूंजी का निर्माण तो होता ही होता है, साथ साथ क्या होता है कि नई नई तकनीकों का इस्तेमाल भी जो है हम लोग सीखते हैं और नई नई तकनीक भी जो है हम लाते हैं। तो मानव पूंजी में शिक्षा के निर्माण की क्या भूमिका है, यानी कि शिक्षा क्यों जरूरी है मानव पूंजी निर्माण के लिए, या उसका रोल क्या है वहाँ पे? पहला, ये कार्यकुशलता को, श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाता है, सांस्कृतिक वृद्धि करता है, और उसके बाद प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। नई नई तकनीकें जो है वो देश में आती हैं और इससे जो है अर्थव्यवस्था का विकास जो है होता है। मानव पूंजी, अगला, अभी हमने शिक्षा की भूमिका पढ़ी, अब हम स्वास्थ्य की भूमिका पढ़ेंगे। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है मानव पूंजी का निर्माण जो है उसमें शिक्षा जो है कैसे सहायता करती है। पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो वो जो है प्रशासन में जब जो प्रशासनिक जो भी वो कार्य करता है उसमें वो अपना योगदान अच्छे से दे सकता है, जिससे कि उत्पादकता
बढ़ती है। हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो प्रशासन के लिए एक परिसंपत्ति यानी कि एक असेट जो है माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्वस्थ है तभी उसकी जो कार्य क्षमता है वो दिन पर दिन बढ़ती है और उससे जो है प्रशासन की या किसी भी कंपनी की जो है वो उत्पादकता जो है, जो उत्पादन है वो जो है बढ़ता है। दूसरा, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो किसी भी संगठन के लिए क्या होता है, एक परिसंपत्ति के रूप में जो है इस्तेमाल किया, एसेट्स होता है, यानी कि वो जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है संगठन को बढ़ाने में जो है या उससे संबंधित जितने भी कार्य और सेवाएं देने में जो है वो सक्षम होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में ये भूमिका है। प्रश्न 5, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वही सारे पॉइंट्स दोबारा से, तो वो जो है संगठन के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है, प्रशासन में जहाँ पर भी वो काम करता है तो वहाँ पर भी वो प्रत्यक्ष रूप से जो है उस कंपनी को या उस संगठन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 6 इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं, यानी कि यहाँ पे आपसे इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं के बारे में पूछ रहा है। हम लोगों ने आर्थिक क्रियाएं पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि आर्थिक क्रिया जो है वो इन 3 क्षेत्रों में जो है नियोजित होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और वो कौन कौन सी होती हैं? अगर हम प्राथमिक क्षेत्रों की बात करें, उसका सबसे अच्छा उदाहरण कृषि, दूसरा उदाहरण उसका हो गया मत्स्य पालन, तीसरा हो गया मुर्गी पालन, ये सारे के सारे खनन उत्खनन, ये सारे के सारे जो है प्राथमिक में आ सकते हैं। तो आप लिखोगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाएं निम्न प्रकार से हैं, है ना। उसके बाद डाल के हाइफन वगैरह डाल के जो है आप लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? ऐसा नहीं है कि सारे उठा के इसमें होते, नहीं, आप पहले लिखेंगे प्राथमिक की, आप पहले प्राथमिक की लिखेंगे, ऐसे प्राथमिक का डालेंगे, नंबर 1 पे डालेंगे प्राथमिक का, फिर वहाँ पे जो है लिखना शुरू कर देंगे। कृषि है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, खनन की, ये सारी की सारी जो है आर्थिक क्रिया है। ऐसे दूसरे नंबर पे ही बिल्कुल सेम आपको यही करना है कि द्वितीयक और क्षेत्रों में कौन सा होता है, विनिर्माण जो है वो आर्थिक क्रिया है द्वितीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र में आप जितनी भी सेवाएं हैं, संचार है, शिक्षा है, परिवहन है, ये सारे के सारे, व्यापार है, ये सारी की सारी जो है तृतीयक क्षेत्रों की जो है आर्थिक क्रिया है। बस इसको ऐसे ही आपको पॉइंट्स में डाल के लिखना है। और उससे पहले मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाएं निम्न प्रकार से हैं, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं इस प्रकार से हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 1-2 नंबर में। तो भी हम लोगों ने ये सारे प्रश्न जो है देख लिए हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्लीज़ आप जो है इसको ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपको पूरे उत्तर जैसे मैं बता रही लिखना है, नहीं। आप क्या करो, छोटे छोटे पॉइंट्स, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आप लिखो। क्या होता है, आप जब पॉइंट्स लिखोगे ना, आप जो पॉइंट्स जब आप लिखते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें ना याद हो जाती हैं। और साथ देखो क्या होता है, आपने पाठ पढ़ लिया, मैंने पहले बोला पाठ मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, पाठ पढ़ के आपको समझा दिया, बता दिया, लेकिन जब तक आप लिख कर नहीं देखोगे तब तक जो है आप जो है नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है प्लीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए। ये वीडियो पॉज कर लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, प्रश्नों के हिसाब से जो है आप 2 या 3 पॉइंट सबके बनाइए, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। एकदम से आप पढ़ेंगे हौच पौच हो जाएगा। तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रश्न 6 तक सारी पॉइंट्स जो हैं आप लोगों के साथ बता दिए, आप लोगों को बता दिए कि मुख्य बिंदु कौन से हैं और आपको जो उत्तर है वो कैसे लिखना है। अगर हम प्रश्न 7 पे चलते हैं, ठीक है। अगला है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है।
मैंने आपको आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से संबंधित, आर्थिक क्रियाएं किससे होंगी, पैसों से संबंधित। और पैसों में या तो हम पैसों को कमाते हैं या उसको खर्च करते हैं, यानी कि आय और व्यय से संबंधित क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। फिर से बता रही हूँ, आय और व्यय, आय मतलब आपकी सैलरी होगी, व्यय आपका खर्चा हो गया है ना, जो आपने कमाया और उसको खर्च किया, ये सारी जो है आपकी आर्थिक क्रिया होती हैं। आय और व्यय से संबंधित क्रियाओं को आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे, व्यवसाय। फिर आप उसमें ये लिखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं जो है वो जो है देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, क्योंकि आर्थिक क्रिया, मैंने आपको सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताया था कि वो उसमें जो है योगदान देती है। जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम उत्पादन करते हैं या जो भी हम खर्चा करते हैं, ये सारी आर्थिक क्रियाओं के अंदर आता है और ये देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से जो है योगदान देती है। फिर से बोलो, देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। ये होगी आर्थिक क्रिया के 3 बातें। पहली बात, परिभाषा लिख दी। अच्छा, अंतर लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आर्थिक, गैर आर्थिक और यहाँ पे विषय। मैंने मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने 9th में डिस्कस करा है कि 10th में, तो शायद 10th में करा है ये डिस्कस। देखो, 9th का पढ़ रहे हो तो सबसे पहली बात, जब भी आप, ये आपको फिर से समझा देती हूँ, जब भी आप अंतर लिखोगे, जैसे आपने यहाँ लिखा आर्थिक में लिखा और गैर आर्थिक में लिखा, मान के चलते हैं यहाँ पे आपने गैर आर्थिक का लिखा, तो आप यहाँ पे विषय का मतलब है कि आप जो है किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे परिभाषा या अर्थ, जो भी आपको मतलब जो भी आपको लिखना है, परिभाषा लिखिए, अर्थ लिखिए, फिर आप यहाँ पे उसकी परिभाषा देंगे। इससे क्या होता है कि जो प्रश्न को या जो उत्तर को प्रस्तुत करने का तरीका होता है वो बाकी लोगों से अलग होता है। सारे अगर एक जैसा लिखेंगे, मैंने पहले बताया राइटिंग स्ट्रैटेजी पे मैं बात कर रही हूँ कि लिखना कैसे है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे दूसरे नंबर पे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लिखेंगे। अच्छा, इससे क्या होता है, अब आप बोलोगे मैम इससे तो हमारा काम बढ़ गया, एक तो पहली एसएसटी में इतना लिखना पड़ता है, सामाजिक अध्ययन में इतना सारा लिखना पड़ता है, तो ये आप क्यों बार बार बता रहे हो। देखो क्या होता है, लिखना ही सब कुछ नहीं होता है, लिखा कैसे जा रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर सही तरीके से जो है अगर अपने उत्तर को प्रस्तुत करेंगे तो हमें तो आसानी होती है बाद में एक बार रिवाइज करने में, साथ ही साथ एग्जामिनर भी थोड़ा सा समझता है कि हाँ हमें जो है कैसे लिखना है। तो आप विषय का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। आर्थिक क्रिया मैंने जो है आपको बताई थी। गैर आर्थिक क्रियाओं में फिर आप वही लिखेंगे, आप जो है क्या लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे। यह उसमें आप लिखेंगे यह क्रियाएं आय और व्यय से संबंधित नहीं होती, ये गैर आर्थिक क्रियाएं आय और व्यय से संबंधित नहीं होती हैं। फिर आप उसका उदाहरण लिखेंगे। मैंने बहुत फेमस उदाहरण दिया था, जैसे धार्मिक अनुष्ठान, ये जो हम पाठ पूजा वगैरह करवाते हैं, तो इससे जो है देश की अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं, आप जो है हवन करें, आपके हवन करने से कोई अर्थव्यवस्था थोड़ा ना बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ना। क्यों? क्योंकि उसका संबंध जो है वो खर्चे से है ही नहीं, आय और व्यय से तो है ही नहीं, इसीलिए हम उसका उदाहरण जो है धार्मिक अनुष्ठान लिख सकते हैं। और इसमें फिर आप जो है क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि ये क्रियाएं देश की अर्थव्यवस्था में कोई भी योगदान नहीं देती हैं, क्योंकि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो योगदान देती हैं, लेकिन गैर आर्थिक क्रियाएं जो है उसमें योगदान नहीं देती हैं। तो बस ये 3 आप जो है अंतर लिखेंगे। और अगर आप विषय के साथ लिखेंगे तो थोड़ा जो प्रेजेंटेशन है, जो लिखने का तरीका है, वो आपका जो है अच्छा हो जाएगा। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर आपको समझ में आ गया। प्रश्न 8, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? यानी निम्न वेतन मतलब जहां पर उनको कम वेतन मिलता है, तो वो ऐसे कार्य क्यों करती है? देखो, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्यों की बात की गई है तो यानी कि आपसे यहाँ पे कारण पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे? कारण। निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित क्यों होती है? पहला कारण ये हो सकता है कि महिलाओं को शिक्षा के अवसर जो हैं वो इतने प्राप्त नहीं होते हैं जितने कि पुरुषों को होते हैं। इसी वजह से जो उनकी शिक्षा है
एक समान जो है नहीं हो पाती है, और फिर वो कम शिक्षा उनको मिलती है, और कम शिक्षा के कारण ही उनको जो नौकरी मिलती है तो उसके हिसाब से मिलती है, इसलिए उनका वेतन भी जो है पुरुषों के अधिक जो है पुरुषों से जो है कम होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षा के समान अवसर प्राप्त ना होना, ये भी जो है एक कारण है कि वो निम्न वेतन वाले जो है कार्य करती हैं या उनमें नियोजित होती हैं। दूसरी चीज हम ये लिख सकते हैं कि एक ही संगठन में कभी कभी भेदभाव भी किया जाता है। क्या किया जाता है कि मान के चलिए मैं और मेरे साथ एक कोई भी व्यक्ति है, जो एक आदमी जो है काम करता है, हम दोनों बराबर पढ़े लिखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी बराबर का है, लेकिन उसको 25,000 मिलते हैं, मुझे 15,000 मिलते हैं। तो ये जो 10,000 का अंतर है, तो ये जो है दर्शाता है कि एक ही संगठन में कभी कभी जो है महिलाओं के साथ जो है भेदभाव होता है। तो ये भी जो है एक कारण होता है कि जो है निम्न वेतन वाले कार्यों में वो नियोजित होती हैं। तीसरी चीज क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें घरेलू जो है काम भी देखना पड़ता है, यानी कि कार्य के साथ साथ घरेलू जो घर के काम है वो भी वो देखती हैं, इसलिए वो ऐसी नौकरी जो है देखती हूँ पूरे दिन के लिए काम भी नहीं कर पाती। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो जो है छोटे छोटे कार्य चुनती है, तो उनके लिए उसको जो भी जो है मजदूरी या जो भी उनको वेतन दिया जाता है वो जो है कम होता है पुरुषों के मुकाबले। प्रश्न 9, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? यानी कि यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपसे जो है बेरोजगारी की परिभाषा जो है वो मांगी गई है। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो बेरोजगारी की परिभाषा हम कैसे कह सकते हैं कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को जो है काम नहीं मिलता है। फिर से बताती हूँ, इसकी परिभाषा होगी जब प्रचलित मजदूरी दर पर किसी इच्छुक व्यक्ति को जो है रोजगार नहीं मिलता, तब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है बेरोजगार है, या वहाँ पे जो है बेरोजगारी जो है विद्यमान है ना। तो ये जो है आप 1 नंबर की परिभाषा आएगी, उसके बाद उसके कारण वगैरह पूछ के वो क्वेश्चन को बड़ा किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 नंबर की परिभाषा में आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप जो है इसको ये लिख सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या या बेरोजगारी वहाँ विद्यमान होती है जहाँ प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को जो है रोजगार नहीं मिल पाता। अगला प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से यहाँ स्टार बना देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ स्टार बनाया था, एक बार यहाँ पे बनाया था, ये भी और ये भी, ये स्टार वाले जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनको भी आप जो है प्लीज़ इसको भी आप ध्यान रखिए। ये स्टार यहाँ बन नहीं रहा है, कोई नहीं, एक बार इसको, ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया था कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाएं। उससे पहले जो प्रश्न नंबर 3 और 4 थे वो भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। बेरोजगारी शब्द से आपको सिर्फ खाली परिभाषा लिखनी है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? अब हम ये वाला प्रश्न देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम, विषय लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे, अंतर लिखेंगे उसमें। तो आप ये बताएंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि एक ही भूखंड पर या एक ही जमीन, भूखंड बोलते हैं, या जमीन के टुकड़े पर बहुत सारे लोग काम में नियोजित होते हैं। यदि उनमें से कुछ व्यक्ति को अगर हम हटा दें, उन लोगों को हम हटा दें, तो उससे उत्पादन में जो है कोई अंतर नहीं आता है। यानी कि उससे कोई उत्पादन में जो है या तो वो कमी नहीं होती या उसकी बढ़ोतरी नहीं होती, वो एक सामान्य रहता है। तो आप प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये बातें लिखेंगे। वहीं आप लिखेंगे मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? किसी वर्ष के कुछ महीनों में जो है ये काम जो है मिलता है, इसी को मतलब काम जो है नहीं होता है या कुछ काम जो है प्राप्त होते हैं। फिर से एक बार इसको और ठीक कर देती हूँ कि एक व्यक्ति को वर्ष के कुछ महीनों में ही जो है कार्य जो है प्राप्त होता है, इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक किसान जो है खेती करना शुरू करता है सितंबर के महीने से और मार्च तक उसकी खेती जो है खत्म हो जाती है, तो अब वो है जो है मार्च से या अप्रैल से ही कोई दूसरी खेती थोड़ा ना कर सकता, उसको जो है उसी मौसम का जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो आप ये जो है लिखेंगे मौसमी बेरोजगारी में।
थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, एक भूखंड पर बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाता है तो उससे उत्पादन में जो है कोई कमी नहीं आती। मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में ही जो है व्यक्ति को जो है कार्य मिलता है, या वर्ष के कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें उसे कार्य प्राप्त नहीं होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप कार्य लिखने वाला लिखेंगे पॉइंट तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी जो है कहाँ देखी जाती है, यानी ये कहाँ मिलती है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो आपको मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी सिर्फ खाली जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिली जाती है, और जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में मिलती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी जो है क्या होता है, जब काम का जो सीज़न होता है या काम का जब जो महीना होता है वो होता है, तब जो है शहरों में भी लोग जो है काम करने आते हैं और वो तब काम करते हैं, बाकी महीनों के लिए वो बेरोजगार ऐसे ही बैठे होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो बस आप इसमें इसकी डिफाइन लिख के इसका थोड़ा सा उदाहरण लिख देना और कहाँ पर होती है आपको बता देना। अगला प्रश्न जो है ये आप डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इसमें सुझाव ज़्यादा मांगे जाते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, पहले तो ये समझते हैं। शिक्षित बेरोजगारी होती है कि जब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो है वो काम करने के इच्छुक तो होते हैं लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता है ना, वो शिक्षित लोगों को जो है काम नहीं मिलता, तो इसीलिए। और ये विशेष समस्या क्यों है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं वो शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास जो है काम नहीं है। काम क्यों नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो जो है फेल हो गई है, या सरकार जो है वो रोजगार के अवसर जो है प्राप्त नहीं करा पाती है, या देश में रोजगार के अवसर जो है बिल्कुल निम्न है, मतलब बहुत कम है। इसी वजह से जो है शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए समस्या है। और इससे निजात पाने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं, तो वही आप बता सकते हैं कि सरकारी सहायता होती है, प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाते हैं ताकि व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है ताकि जो लोग हैं वो अपना कार्य जो है कर सके, अपना ही कोई कार्य, स्वरोजगार के अवसर जो है उनको प्राप्त हो, और इसीलिए जो है सरकार जो है उसकी सहायता करती है, सरकारी सहायता उन्हें दी जाती है। इसमें मैं फिर से बता रही हूँ ज़्यादातर जो है वो सुझाव आते हैं, तो आप उन सुझाव को देखें। क्यों और ये विशेष समस्या क्यों है, तो यहाँ पे कारण पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे जो सरकार की नीतियाँ हैं या जो शिक्षा प्रणाली है वो इतनी अच्छी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि जो सरकार जो है या जो देश में जो क्या बोलते हैं, जो नौकरियां हैं, जो रोजगार है, उसके जो अवसर हैं वो बहुत ही निम्न है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। तो यानी कि आपसे यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, देखो अगर हम अपने हिसाब से बात करें, ये व्यक्तिगत है, मैं लिख सकती हूँ कि तृतीय क्षेत्र जो है उसमें जो है सर्वाधिक जो है अवसर जो है हम सृजित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेवाओं से संबंधित होता है, तो हम तृतीय क्षेत्र के बारे में भी जो है लिख सकते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे उत्पादन का जो काम है, जो विनिर्माण का कार्य बहुत होता है, क्योंकि उसमें भी हम जो है ये बता सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस ये समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपसे सिर्फ खाली विचार मांगते हैं। अब आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं। क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों को, यानी कि हम शिक्षा प्रणाली में ऐसे क्या सुधार लाएं कि जो शिक्षित बेरोजगारी की जो समस्या पैदा हो रही है, यहाँ पे जो हमने प्रश्न पढ़ा, ये जो है खत्म हो जाए। क्या कर सकते हैं, पहला क्या कर सकते हैं, हम शिक्षा प्रणाली में जो है व्यावसायिक शिक्षा को जो है सबसे अधिक महत्व दे सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब हो गया कि
बच्चों को, जैसे अभी हमारे पास जो ये जो नीति आई है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसमें भी जो है अब जो है व्यावसायिक शिक्षा पर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है अगर हम सम्मिलित करें अपनी शिक्षा प्रणाली में, तो शिक्षित बेरोजगारों की जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। तो यानी कि आप ट्रेनिंग, दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण के केंद्र ज़्यादा खोले, क्योंकि जो लोग अब जो बेरोजगार हो चुके हैं उन्हें तो हम प्रशिक्षित करके स्वरोजगार की जो है अवसर जो है प्राप्त करवाएं, सरकारी सहायता दें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वहाँ पे हम व्यावसायिक शिक्षा को जो है हम जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो है उसको जो है ला सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि खेती के जो हम क्या होता है नए नए उपाय, यानी कि जो है हम शिक्षा प्रणाली में लोगों को जो है, जो बच्चे हैं उनको जो है हम ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वो नई नई तकनीकें, जो अपना इन्वेंशन है वो खुद कर सकें। इससे क्या होगा, जब नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई तकनीक आती है, तो उससे भी जो है हम जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इससे भी मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा जो है वो मेन पॉइंट है, आपको उसको डिस्कस कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ये प्रश्न नहीं आता है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं और क्यों? तो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, किसको आप सबसे जो है अच्छा मानते हैं? ऑब्वियसली आप उत्तर मानव पूंजी के बारे में ही लिखेंगे। आप ये बताएंगे कि मानव पूंजी जो है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि मानव पूंजी का निर्माण जितना ज़्यादा होता है देश की अर्थव्यवस्था उतनी बढ़ती है, और कार्य क्षमता, ये सब सारी चीज़ें, और हम उसमें निवेश करके जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो वही पॉइंट जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करे थे कि मानव पूंजी में शिक्षा का इन सबका जो है क्या योगदान है, वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। क्यों, जो आपसे रीज़न पूछ रहा है तो आप जो है यहाँ पे उसके कारण बता देंगे कि मानव पूंजी जो है वो अच्छी क्यों है, उसको सबसे अच्छी पूंजी क्यों माना जाता है। तो वही देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, कार्य क्षमता जो है बढ़ती है, और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जो जितनी भी चीज़ें हैं आप लिखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो एक परिसंपत्ति के रूप में जो है दिखता है। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स ऊपर वाले पॉइंट से ही मिलते जुलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैंने आप लोगों के साथ ये जो 2 पार्ट है अर्थशास्त्रीय पार्ट, एक पालमपुर गांव की कहानी और दूसरा संसाधन के रूप में लोग पार्ट 2, इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करें। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो भी ये प्रश्न जो मैंने आप लोगों के साथ आज इस पे चर्चा करी है, जो भी पॉइंट्स आपको बताएं, तो आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को जो है एक बार शॉर्ट नोट्स में सिर्फ एक पॉइंट, 2-2, 3-3 शब्दों के आप पॉइंट्स बना के जो है लिख लीजिए, ताकि आपको जो है पूरा पार्ट दोबारा से समझ में आ जाए, वो एक बार रिवाइज हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।